अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से खसूसी तौर पर मैं बात करना चाहती हूं कि बच्चों के क्या क्या मसाइल हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोविड फेज 2 यानी दूसरी लहर जो है कोविड की, उसका आगाज हो चुका है और बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। बच्चों में केसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मौजूद शख्सियत है जनाब, मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस टाइम मौजूद है, डॉक्टर कलीम अख्तर साहब इनका नाम है। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 10 से 11 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करूंगी बच्चों के हवाले से, खसूसी तौर पर छोटे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, बच्चों में बहुत ज्यादा कोविड जो है वो दिखाई दे रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, ऐसे है कि जैसे अभी हमने देखा दूसरी लहर अब पिछले 1-1.5 माह से केस बढ़ना शुरू हुए हैं। पहले 200 शुरू हुए तो अब तकरीबन 2000 से ऊपर चले गए हैं। तो उसकी वजह ये कि अगर कंपेयर करें पिछली प्रीवियस लहर के मुकाबले, उससे तो गवर्नमेंट ने जैसे कोविड केस बढ़ना शुरू हुए थे सब कुछ बंद कर दिया था। पार्क, स्कूल सब कुछ बंद था। तो अभी ये कि वो चीज नहीं है। अब आपको पता है पार्क खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, इसी तरह बाहर के जो मॉल्स वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं। और दूसरी एक चीज और अगर इसमें कंपेयर करें तो पेरेंट्स से तो बहुत ज्यादा थोड़े अलर्ट थे, थोड़े कॉन्शियस थे। अब वो चीज नहीं है। अब वो लोगों में ये खौफ, डर खौफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसी तरह मौसम चेंज हुआ है। आपको पता है कि सर्दियों में आमतौर पर ये केसेस ना जो वायरल डिजीज होते हैं वो ज्यादा हो जाती है, उनका फैलाव बहुत स्पीड से होता है, जो कि अब देखा भी गया। तो ये भी एक वजह है। ये 3-4 वजह है जिसकी वजह से देखा गया बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात अगर इसी का हम कंटिन्यू करें तो बच्चों में जो सेवेरिटी कहते हैं या खुदा न खास्ता उसके बुरे असरात होते हैं या जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे सीरियस होते हैं, आईसीयू एडमिशन होते हैं, वो बहुत कम है। मतलब अभी न्यू हॉस्पिटल में इस वक्त ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो खुदा न खास्ता उसको सीरियस हो, उसको हमने वेंटिलेटर इस तरह की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो। ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली बच्चे घर पे मैनेज हो रहे हैं। जब से गवर्नमेंट ने शुरू किया कि घर पे बच्चों को आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो सपोर्टिव केयर होती है, मैक्सिमम बच्चे जो घर पे ही हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस हवाले से। लेकिन डेफिनेट बात है जैसे अब रिस्क ज्यादा है तो माँ बाप को बहुत ज्यादा विजिलेंट और अलर्ट होने की जरूरत है। अब अपना परेशानी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर बच्चा परेशान हो तो पूरी फैमिली होती है, पेरेंट्स के लिए नहीं होता। तो इसलिए इस सीजन में मेरे ख्याल है कि दूसरी इसके साथ साथ एक और चीज भी लोगों को ज्यादा जो परेशानी करती है कि वायरल डिजीज होती है। जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियों में आमतौर पर खांसी और जुकाम ज्यादा हो जाता है। घर में एक को फैमिली में बाकी बच्चों को होना शुरू हो जाता है, बड़ों को होना शुरू हो जाता है, या बड़ा लेकर तो छोटों को लग गया। तो क्योंकि इनकी अलामत काफी तक मिक्स करती हैं। आपको तो कोविड की अलामत एसिम्प्टोमेटिक से लेके हल्की अलामत से लेके सीरियस अलामत भी हो सकती है। जो हल्की बड़ी अलामत है वो ऐसी होती है जैसे दूसरी इन्फ्लुएंजा वायरस की होती है बीच में। तो वो उनमें डिफरेंशिएट करना समटाइम मुश्किल हो जाता है बच्चों में स्पेशली। तो बच्चों में बड़ों की तरह उस तरह की सीवियरिटी वाली अलामत नहीं है जैसे मैंने मेंशन किया। तो इसलिए अगर आम सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी होगा तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे कि हाँ जो खुदा न खास्ता कोविड तो नहीं है। अगर कोविड है तो डेफिनेट बात है उसके लिए एहतियात करने की जरूरत है। वजह इसलिए है कि वो बच्चे किसी और को वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं, स्पेशली वो बुजुर्ग जिनको खुदा न खास्ता और बीमारी है, जिनमें मोर्टेलिटी ज्यादा देखिए, कोमॉर्बिड हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर ज्यादा, इस तरह या आपके आने जाने वाले लोग हैं या महल्ले के बच्चे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों में ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, बच्चों ने खेलना भी है, स्कूल भी जाना है और काम भी करने हैं, और बच्चा घर में बैठ नहीं सकता, बड़ा बैठ जाता है, बच्चा नहीं बैठता। तो इस सूरत में ये कि बच्चों में आप बहुत ज्यादा माँ बाप को विजिलेंट होने की जरूरत है ताकि वो फैलाव का सबब ना बने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि स्कूल्स वगैरह ओपन हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो डेज वगैरह डिवाइड किए हैं कि एक दिन जाना है एक दिन नहीं जाना, आपके बच्चे भी यकीनन जा रहे होंगे, यही एक शेड्यूल है सभी का। तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा सीरियस नहीं है इस मामले में कि अब वो मामलात नहीं है या कोविड का जो खौफ था, एक डर था, वो खत्म हो गया है। बच्चों को सुबह माएं घर से तैयार करके स्कूल भेजती हैं और अगर आप किसी क्लास का विजिट करें, मैं तमाम को नहीं कह रही लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही है कि वहां पर आप देखेंगे कि मास्क ना होने के बराबर होगा, सैनिटाइजर का तस्वुर ही नहीं होगा। कुछ बच्चे करते हैं ख्याल, जिनके पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो ख्याल नहीं करती है, जिससे कोविड फैलने का भी खदशा है। एक तो ये मसला है, पहले इसका आंसर दें फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे कि मास्क के हवाले से थोड़ा सा बच्चों में ना जो गाइडलाइन है, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूं, बच्चों के हवाले से मैं बात करूंगा कि 5 साल से नीचे बच्चों में अगर कंटिन्यूस बच्चा मास्क लगा रहता है, वो बड़े स्टिक वाला, तो उसके बैड इफेक्ट ज्यादा देखे गए, क्योंकि 5 साल से नीचे तो मास्क रिकमेंडेड ही नहीं है। उसके बाद बाकी प्रिकॉशन में रहे हैं तो बच्चों में लगाना बच्चे के लिए समटाइम अनसेफ भी होता है बीच में। एक बात, 5 से 10 साल 12 साल के दरमियान में देखा गया आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट जाना है। मतलब है कि अगर मास्क लगाने का नुकसान ज्यादा देखा गया, बच्चे को सांस फूलता है और मसाइल हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एहतियात बाकी चीजें करें, फासला रखें, चीजें रखें, तो लेकिन मास्क का एहतियात की जा सकती है। लेकिन डेफिनेट बात है हमारे एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से ही है कि मास्क यूज करना है। तो उसमें भी है कि कुछ स्कूलों में उम्मीद है
کہ बहुत ज्यादा वो कहते हैं जो N95 ये वाला मास्क यूज करें जो बहुत ज्यादा सफोकेशन कर देते हैं, तो बच्चों में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस मास्क के हवाले से नहीं चाहिए पहली बात। लेकिन जो सर्जिकल मास्क है वो यूज करें, ग्रीन वाले सिंपल जो है, इवन जो क्लॉथ मास्क कपड़ों वाले जो थे वो यूज किए जा सकते हैं ताकि बच्चे ईजी रहे दोनों। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, जो एसओपी की गवर्नमेंट ने कहा 3 से 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वो इंश्योर करें कि बच्चों में रहे। इसी तरह एक और चीज जो वहाँ पे रिस्क जो मैं समझता हूँ ज्यादा वो है जो हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है स्कूलों का, मतलब आया होती हैं, स्वीपर्स होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, जो बच्चों को वॉशरूम लेके जाते हैं स्पेशली छोटे बच्चों को, तो वो स्टाफ मैं नहीं समझता उस लेवल का होता है, विजिलेंट होता है या कॉन्शियस होता है, तो वो में भी रिस्क फैक्टर बच्चों के लिए बताते हैं खुद। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। टीचर जो जरा स्कूल वालों को चाहिए कि इस पर जरा ध्यान उन पे ज्यादा फोकस भी होती है। एक और चीज जो है देखें, जब भी कोई विजिट करने जाएगा, अगर आप में कोई भी जाते हैं तो स्कूल अलर्ट होते हैं, वो सब चीजें एसओपी फॉलो करा लेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि हर स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, एचपीसी उन स्कूलों में जहाँ पे जिनके रिसोर्सेज हैं, एचपीसी प्राइवेट सेक्टर, इवन गवर्नमेंट सेक्टर भी, तो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हो या रैंडमली देखे जा सके, मॉनिटरिंग हो लास्ट 24 आवर में क्या बाकी है एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, जो शो करेंगे नहीं कर रहे, कैमराज होने चाहिए ताकि वो स्टिकनेस हो जाए। मतलब विजिट करने जाएंगे उससे सब कुछ होगा, आपको ओके की रिपोर्ट मिलेगी। तो ये चीजें करें आप, जैसे आपने कहा पेरेंट्स के हवाले से, और पेरेंट्स सरप्राइज विजिट करें, बच्चे लर्नर नहीं होते, कैप्चर होते हैं, सरप्राइज तो फिर वो अलर्ट हो ही जाते हैं बीच में ना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे के बच्चों में एक अच्छी चीज देखिए, बच्चे ना लर्न नहीं करते, कैच करते हैं। ठीक है, जो हम कर रहे होंगे बच्चा वही करेगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स खुद फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो बच्चा फॉलो करेगा। हमारे बच्चे बाहर जाएं कभी मास्क नहीं उतारते, रीजन है कि उनको पता है पेरेंट्स यूज करते हैं, डॉक्टर हैं, तो बच्चों को आप थोड़ी प्रैक्टिस कराएं कि ये चीज इसलिए जरूरी है, बच्चा कभी नहीं उतारेगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को ना मास्क की थोड़ी प्रैक्टिस करें, उनको बताएं उस मास्क लगाना काफी नहीं है, मास्क की हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, मतलब साफ रहना चाहिए। मतलब बच्चे ने हाथ गंदे किए, मास्क लगाया, खाली फिर गंदा कर लिया, वो तो और ज्यादा जरासीम अंदर चल जाएगा। तो उसमें है कि बच्चे को बताएं कि आपने कैसे मास्क लगाना, कैसे उतारना, इधर से उतारना, इधर से उतारना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी टेक्निक है। और वहाँ पे अवेलेबल एक्स्ट्रा मास्क भी होना चाहिए। सब बच्चे का मास्क नीचे गिर गया खाना खाते हुए, बच्चे ने वही गंदा मास्क लगा लिया, तो इसलिए आज से उसके साथ साथ बच्चों मेरे ख्याल में ज्यादा हैंड की हाइजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन। अगर बच्चे का हाथ साफ है, लाइकली उसका मास्क भी साफ रहेगा, और दूसरे के डिस्टेंस, अगर बच्चे दूसरे बच्चों से दूर है या बाकी से दूर है तो वो मेरे ख्याल बचा रहेगा। तो बच्चों में डिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो डिस्टेंस पे फोकस करना चाहिए, और दूसरा बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये तमाम केयर टेकर जो स्टाफ होता है बच्चों का, खसूसी तौर पे वॉशरूम ले जाने वाले लोग, और ये ब्रेक के टाइम जो बच्चों को हैंडल कर रही होती हैं, आयाज होती हैं, उनको जरा ध्यान रखें। और तीसरी बात ये है कि स्कूल में मास्क का जो एक बॉक्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी तरह से मैं भी स्कूल बच्चों को ड्रॉप करने के लिए गई तो मास्क नहीं लगाया हुआ था। टीचर्स की तरफ से ये कहा गया कि जिसने मास्क नहीं लगाया वो स्कूल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे को दुरुस्त करने के लिए या सिखाने की हद तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन पहले ही जहां वीकली आप बच्चे 6 दिन स्कूल जाते थे, उनमें से 3 दिन पीछे रह गए हैं। उन 3 दिनों में अगर बच्चे ने मास्क नहीं लगाया तो वो 1 दिन भी घर रहेगा, तो पीछे 2 दिन हफ्ते के वो पढ़ने जा रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा और कैसे सेटअप होगा। तो ये जरूरी है कि तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मास्क की अवेलेबिलिटी को यकीनन बनाएं। बिल्कुल। और उसमें भी एक और चीज ऐड की जा सकती है, मसलन डेली जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, मैं कहते असेंबली ना हो, अब क्लास में जब टीचर आए तो डेली थोड़ी सी बात कर ले बच्चों के हवाले से, कोविड के हवाले से, कि बेटा ये एहतियातें करनी है, आपके लिए जरूरी है, आपके पेरेंट्स के लिए जरूरी है, अब घर में जरासीम नहीं लेके जाना। तो मैंने देखा कि हम अपने जो केयर टेकर होते हैं या रिश्तेदार उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, बच्चे बहुत अटैच होते हैं, बच्चों को मोटिवेशन करें, उनको थोड़ी इंसेंटिव दें, तो बच्चों को थोड़ा अगर टॉफी शॉफी जो भी चीज होती है, बिस्कुट वगैरह टीचर वगैरह दें तो बच्चे सारे फॉलो करें। तो हाँ, लालच देखिए जो भी एक तरीका होता है, तो उसे पॉजिटिव प्यार से, मेरा ख्याल है कि सख्ती के बजाय जैसे आपने मेंशन किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर कलीम अख्तर साहब, आजकल आप क्लास का किसी भी विजिट करें या बच्चों को जरा कंपैरिजन आपस में करें तो 10 में से 8 बच्चों को फ्लू होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। खांसी कुछ को ज्यादा है, कुछ को कम है। खांसी की हद तक तो बात समझ में आती है कि मौसम ऐसा है और चेंज हो चुका है काफी हद तक। खांसी जो है वो मेजॉरिटी बड़ों में भी और बच्चों में भी, लेकिन फ्लू का इशू बहुत ज्यादा है। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल इस चीज़ में मैं थोड़ा एक्सटेंड करते हुए 3 चीजें आम कर सकते हैं, एट टाइम्स हो सकते हैं। मसलन मौसम चेंज हुआ, एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होती है? ठंड पड़ती है, बच्चों को छींके आना शुरू होता है, जुकाम, नाक बहना शुरू होगा। इसमें फीवर आमतौर पर नहीं होगा, बाकी चीज ज्यादा नहीं होगी, ये सिंपल एलर्जी है। इसका आसान फार्मूला यही है कि बच्चों को अच्छे गर्म कपड़े पहनाए जाएं। सबसे ज्यादा ठंड जो लगती है वो 3-4 एरियाज हैं। हाथ बच्चों को ठंडे हो जाएं, बच्चों को छींके आना शुरू हो जाएंगे, ग्लव्स वगैरह यूज करें सुबह और शाम के वक्त में। कान आपके अगर ठंडे ज्यादा, कॉम्पल वगैरह बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, उसको वो वाली कैप बनाए जिससे कान भी कवर हो, इस तरह सॉक्स वगैरह। बाकी कपड़े बच्चों ने पहने होते हैं, अक्सर जर्सी सब कुछ होता है। अगर अभी 3-4 एरिया कवर करते तो ये जुकाम वाला मसला तो खत्म हो जाता है। अच्छा, इनमें आपने सॉक्स, कैप
اور گلव्स کا بھی نہیں کہا, اور باقی کپڑے تو بچوں نے پہنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ الرجی والا مسئلہ منیمل ہو جائے گا, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ جیسے موسم چینج آتا ہے, آپ گرم مشروبات کے یوز ان دنوں میں زیادہ کریں, ٹھنڈی چیزیں نہ استعمال کریں. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے دودھ گرم اکثر یوز کر کے پیتے ہیں, آپ کا ہنی وغیرہ سوپ ہو گیا, ہنی آپ نے یخنی کا مینشن کیا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں زیادہ. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وائرل انفیکشن جس میں انفلوئنزا وغیرہ ہم کامن ہوتا ہے, جو وائرل ڈیزیز سیزنل ہوتے ہیں, ہم سیزنل وائرس کہتے ہیں, جن کے لیے ویکسین بھی ہوتی ہے جو اکتوبر نومبر میں لگتی ہوتی ہے, وہ بڑوں میں بھی بچوں میں بھی ہوتا ہے. بچوں میں دیکھا گیا پہلے 5 سال میں وائرل ڈیزیز ویسے زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ سیویریٹی نہیں ہے, سیریسنس بہت کم ہوتی ہے. اگر ہم انفلوئنزا کا ڈیٹا بھی اٹھائے نا, رفلی جب شروع میں بھی آیا تھا لیس دین 1% ڈیتھ تھی, جب وہ کووڈ کی 3 to 4% تک یہ ڈیتھ گئی ہے, تو اس کے مقابلے میں اس میں سیویریٹی نہیں ہوتی. وہ ہلکا سا کھانسی نہ زکام ہوگا, وائرل ڈیزیز ہوتے 3 سے 5 دن لیتے ہیں ٹھیک ہونے میں, اس میں بہت زیادہ میڈیکیشن یا اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے سپورٹو کیئر کرنی ہے, اچھے مشروبات استعمال کریں, صفائی کا احتیاط رکھیں تاکہ وہ وائرس کسی اور کا نہ لگے. اور اس میں لیکن وہ جو ٹپیکل کووڈ والے ہوتے ہیں نا, باڈی ایکس, جسم میں دردیں, کمزوری کے بہت زیادہ علامات, یہ چیزیں اس میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں اگر کووڈ میں سیریس علامت ہو تو نمونیا سے لے کے ایون کہ کچھ علامت بعد میں آتی ہیں, اس میں تھوڑی بعد میں کرتا ہوں, اور ہلکی علامت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتا, تو یہ والی تھوڑی مکس کر سکتی ہیں. لیکن بات پھر آ جاتی ہے اگر بڑے میں کووڈ کی علامت ٹپیکل ہیں, جو کہ میرے کہا بچوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی مار, تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ لائکلی ہو سکتا ہے بچوں میں. پھر بچوں کو آئسولیٹ ہی کریں تو بیسٹ طریقہ جو ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ زکام ہوگا ڈیفینیٹلی سیزن میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اچھی کر لیں, نیوٹریشن اچھی کر لیں, تو یہ چیزیں منیمائز ہو سکتی ہیں اور ڈیفینیٹلی کووڈ کے رسک کم ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے آپ نے ابھی گفتگو کے دوران 3 مرتبہ ورڈ یوز کیا وائرل انفیکشن کا, کہ وائرل ہوتا ہے, ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں وائرل ہے. بچے بیمار ہوتے تھے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, میڈیکیشن بھی کر رہے ہوتے, بتا رہے ہوتے پریشانیوں نے, وائرل ہے. یہ وائرل کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ ہمارے پاس نا جو ہم کہتے ہیں جراثیم کہہ لیں یا جرمز جو ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آرگنزم وغیرہ ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, اسے ہم بیکٹیریا کہتے ہیں, وائرس کہتے ہیں, پروٹوزوا ہوتا ہے, یہ ڈفرنٹ میڈیکل ٹرمز میں یوز کر رہے ہیں. جو وائرسز ہوتے ہیں نا, جیسے ہیپیٹائٹس وائرس ہے, ہیپیٹائٹس بی سی ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ انفلوئنزا آ گیا, میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کووڈ کا, جیسے ہم نے کہا وائرس ہے. وائرس میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ان کے خلاف کچھ وائرس کے خلاف ویکسین بھی ہو سکتی ہے, اور کچھ ہی وائرس ہی ہو تو خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مثلا ہیپیٹائٹس سی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ تو ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے بہت سے کیسز میں 15% تک بھی دیکھا گیا کہ وہ خود سے سیلف ریزالو ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس بھی بہت زیادہ کامن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن اس میں بھی خود سے ریزولوشن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو کووڈ ہے, یہ جو سیزنل وائرس آپ نے کہا, یہ دیکھا گیا جو عام کامن وائرس جو زکام کرتے ہیں, یہ 5 سے 7 سیزنل وائرس کہیں گے, نہیں سیزنل نہیں, میں کہتا دوسرے وائرس جو کووڈ تو ابھی نیا ہے نا, 7-8 ماہ پرانا ہے, جو انفلوئنزا وائرس وغیرہ جیسے سیزن یا کوکساکی اور بہت سارے وائرس ہیں, تو یہ عام طور پہ کچھ سیزن میں زیادہ ہو جاتے ہیں, سردیاں آتی ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے کورس ایسا رکھا ہے کہ 5 سے 7 دن کے بعد یہ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر سیریس علامت نہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک یا کوئی اسپیسیفک میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے نیوٹریشن اچھی کرنی ہے, بخار ہے تو بخار کا علاج کریں, زکام ہے تو تھوڑے زکام کے وائرل انفیکشن سے مراد ہے یہ بچوں کو ہونا ہی ہونا ہے سیزن میں, موسٹلی ہوتے ہیں, موسٹلی اگر آپ ہاں مطلب وہ آئے گا کہ کوئی لے کے آئے گا, اگر مجھے زکام ہوا میں گھر میں گیا تو میں کسی کو دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بیچ میں تو ایک دوسرے سے لگتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا بارش سے پہلے کہ بارش ہوگی تو یہ زکام, گلا خراب اور کھانسی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو آئس کا انفیکشن ہو رہا تھا, الرجی ہو رہی تھی, آپ کی والی بات, تو کیا یہ درست ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ مت ڈیفینیٹلی بتائیں کچھ افیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا ابھی اسموک کی بات کی ہے, اب اسموک کا افیکٹ کم ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا, تو آپ کو کاف وغیرہ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. ابھی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سردی جب آپ کو بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد صفائی وغیرہ موسم ذرا بہتر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فضا اچھی ہو جاتی ہے تو اس کی امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو میرے نہیں خیال کی اتنا کوئی ڈفرینس پڑتا ہے بارش سے, کہ ہاں جو آپ کو سردی کا زور بہت زیادہ ٹوٹ جائے گا, بلکہ آپ نے دیکھا کل سے زیادہ ہی ہو گیا, ٹھیک ہے, یا یہ وائرل ڈیزیز وغیرہ پہ کوئی فرق پڑے گا. ہاں اسی بات میں تھوڑا سیکنڈ, گرمیوں میں جب ہاٹ ہیومڈ, ہم کہتے ہیں گرم انوائرمنٹ ہو, اس میں پانی والی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو, تو وہ یہ جو کورونا وائرس ہے اس کے لیے وہ انسیف یعنی نان پروڈکٹیو ہے. اس لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا جو بارشیں ہوئی تھی, گرمی بہت زیادہ پڑی تھی, تو یہ بہت ہی سلو ریپڈ فال ہوا تھا. سائنس یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی میں بھی نا, جو بارشوں کے ساتھ گرمی زیادہ پڑنے سے اس کی گروتھ ہی نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. تو اس سیزن میں البتہ کیونکہ بارشیں ہیں لیکن ٹھنڈ زیادہ پڑنی ہے, تو میرے نہیں خیال کہ اس کا رزلٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو متاثر ہوئی ہیں, بہت کم چیزیں ہیں جو متاثر نہیں ہوئی, زیادہ تر میجورٹی متاثر ہوئی. اس میں آپ کا بزنس ہے, بچے ہیں, آپ کی پرسنل لائف ہے, فیملی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈسٹربڈ ڈیو ٹو کووڈ. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسینز وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہیں؟ کون کون سی ویکسین زیادہ متاثر ہوئی ہے, ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. اچھا ایسے ہے کہ ویکسین کے حوالے سے جیسے ہمارے ہم ای پی ایچ شیڈول کہتے ہیں, یہ 5 کو جو کورس لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے. جب یہ کووڈ میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ویکسین سینٹر ہے تو وہ کہتے ہیں 50% سے بھی زیادہ لوگ نا
कम आ रहे थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ में, बच्चों को लगवाने नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ फेयर। जब से तो वो वैक्सीन मिस हो रही थी। अब जब से गवर्नमेंट ने दोबारा खोला तो वो चीजें फिर बढ़ना शुरू हो गई है, मतलब लोग वैक्सीन कराने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें भी लोग देखते हैं कि सेंटर में आने के बजाय कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आपको छोटे सेंटर में या घर पे किस तरह से कहीं से मैनेज होते हैं तो वो लगवा लें। डेफिनेटली बात है, आपको पता है जो गवर्नमेंट एक प्रोवाइड करे, प्रॉपर चेन मेंटेन होती है, तो मे बी वो सेफ्टी शायद वो जो हॉकर प्रोवाइड करते हैं या जो मिडल मैन होते हैं शायद वो ना हो, नहीं कर सकते, तो वो हो नहीं सकती। तो ये कि लेकिन ये हैम्पर्ड हुई है। एक दूसरी इसमें एक और चीज इसमें जैसे आपने मेंशन की है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज थे या पोलियो का वाले से जो कैंपेन वगैरह थे, वो काफी इफेक्ट हुई है इस बारे में ना, जब ये बहुत ज्यादा आ रही थी। और रिस्क अभी भी है, खुदा ना खासा अगर ये सैंक्शन बढ़ती हैं, रिस्ट्रिक्शन बाद में आती हैं, मे बी ये एक्टिविटी दोबारा हो। तो मेरी जो पेरेंट्स से गुजारिश यही है कि ये चीज ना रोके, आप एहतियाती तदाबीर के साथ जाके जो वैक्सीन दी हो वो टाइमली कराएं, वो लेट नहीं होनी चाहिए, वरना खुदा न खासा कोविड से तो अल्लाह मियां बचा लेगा एहतियात से। वो वैक्सीन जिन मिस हुई है वो बीमारी पार्टिकुलर है, उसकी वजह से बच्चों को नुकसान ना हो जाए, तो वैक्सीन हर हालत में लगवानी। ये तमाम वालिदैन बड़े ध्यान से सुन ले कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वैक्सीन को मिस नहीं करना, बेशक कोविड है या जो भी है, ये बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता आप इसमें नागा कर लेते हैं, डिले कर लेते हैं, अपनी मर्जी से फैसला कर लेते हैं, तो इफेक्ट जो है वो सीधा बच्चे पे आएगा, किसी पे नहीं आएगा, भुगतना बच्चे को पड़ेगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह जैसे वैक्सीन में जैसे आपने कहा, अब हमारे पास में कुछ तो गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी पे शेड्यूल में शामिल है, कुछ वैक्सीन है जो उसमें शामिल नहीं है लेकिन बच्चों की जरूरत होती है। अब वो जैसे 1-1.5 साल में, तो मैं इसे मेंशन कर लूँ, हमने देखा कि हमारे पास ना केसेस वगैरह टाइफाइड बुखार उसके बहुत ज्यादा बढ़ गए। टाइफाइड तो पहले भी होता था, लेकिन उसमें जो टाइफाइड में चेंज आई है वो रेजिस्टेंट टाइफाइड, आसान लफ्जों में कह दो जो रूटीन में एंटीबायोटिक से वो ठीक होता था, उन दवाइयों के खिलाफ वो ठीक नहीं होता। वो टाइफाइड जो उसके लिए अलग हाई पोटेंसी की दवाइयां देनी पड़ती हैं। और जो पिछले 1-1.5 साल का डाटा मैं आगे शेयर करूं, ले दे के 2 ही मेडिसिन रह गई, एक वो टीकों वाली है इंजेक्शन, और दूसरी है कि गोली दी जा सकती है। अब इससे वो इफेक्टिव, तो बाकी सब एंटीबायोटिक जो पहले जिनसे ठीक हो जाता था, मॉक्सल है या और चीजें, मैं मेडिसिन के नाम नहीं लेता, लोग यूज करना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे अब वो ठीक ही नहीं होता। अब टाइफाइड है, टाइफाइड में इतनी क्यों नहीं होता, क्या वजह? वो रेजिस्टेंस आ गया, वो दवाइयां असर ही नहीं करती, वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल की हमने कि वो जरासीम उनके खिलाफ इफेक्ट वो अब इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो वो जो दवाइयां जो इफेक्टिव भी हैं, इस कोविड डेज में हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा यूज हुई है। मतलब एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स वगैरह, लोगों ने कहा गला खराब है, कोविड ठीक हो गया, इसे फौरन अनवा यूज किया। अभी रिसेंटली जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, ब्लड कल्चर रिपोर्ट जिसमें हम खून में जरासीम देखते हैं, तो उसमें देखेगा एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ गई। एक दवाई थी जो सस्ती भी थी, वो घर पे यूज की जाती, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती थी, वो आप आराम से लगा सकते थे। ठीक है, कोर्स पूरा करें 10 से 14 दिन का, टाइफाइड ठीक हो जाता है, रेजिस्टेंट वाला भी। अब उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस आने शुरू हो गई। तो इसी के तवज्जुह से मैं माँ बाप से इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि लोग अपनी मदद आपके तहत या सेल्फ मेड डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, खुद से डॉक्टर बन जाते हैं कि ये इसमें खानी चाहिए, या यूट्यूब से सर्च कर ली, गूगल से सर्च कर ली, किसी कजन ने ये चीज खाई थी वो ठीक हो गया, अब मैं भी खा लूं, कजन की बॉडी और कजिन का प्रॉब्लम और मेरा और ये प्रॉब्लम है, जिससे लोग जो है वो खुद ही से बच्चों को भी ट्रीट करते हैं और खुद अपना आप भी ट्रीट कर रहे होते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जो कि इशारा आप भी कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, मेडिसिन कंटिन्यू, एक आपने यूज की, नहीं फर्क पड़ा, आपने दूसरा टोटका आजमाया, फिर आपने तीसरा टोटका आजमाया, तो उससे आपकी सेहत तो बिगड़ती है, उस मेडिसिन का असर भी नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी को थोड़ा सा और अगर आप मुझे मौका दें जी, कि जो टाइफाइड बुखार है उसकी ना डेज वाइज कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक देखा गया है। इवन के आगे दूसरे तीसरे हफ्ते में आता है तो ये आंतों की जो है, आंतों की इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, वो फट जाती है, वो बाकायदा सीरियस बीमारी के तौर पे आती है बीच में ना। तो लेट होना, अगर पहली वाली दवाई इफेक्टिव नहीं हो रही, डेफिनेटली बात है, तो 1-1.5 हफ्ता लगता है ठीक होने में। तो जो दूसरे तीसरे हफ्ते में जाएगा तो मे भी खुदा न खास्ता वो पेशेंट जो भी होगा, बड़ा है छोटा भी है, उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसमें मे भी सर्जरी की जरूरत पड़े, या इवन खुदा न खास्ता इसके इफेक्ट और ज्यादा होते हैं, दिमाग पे हो जाते हैं, जिगर पे होते हैं, सारे वो बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो भी। एक दूसरी बात है कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया वायरल डिजीज का होता है, उसमें 5 से 7 दिन बच्चे मोस्टली ठीक हो जाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। आपने जो अलामत है वही ठीक करनी है, जुकाम है जुकाम को, बुखार है बुखार को, तो एंटी मेडिकेशन देने का उनके बच्चों को नुकसान है, बाकी लोगों को नुकसान है, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। और एक और बात इसमें, अगर हम कास्ट, एक थोड़ी डाटा है किसी डॉक्टर साहब ने स्टडी की थी, तो देखा कि वो जो इंजेक्शन लगते हैं मैडनम वगैरह, उसकी कास्ट ऑलमोस्ट, जो मैडनम इंजेक्शन जो टाइफाइड बुखार को ठीक करता है या जो अस्पताल में एडमिट करके लगाना पड़ता है, उसकी कास्ट ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा पड़ जाती है रेजिस्टेंट टाइफाइड वाले की। ठीक है, अब देखिए वो कोई भी बंदे के लिए कितना मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए भी एक पेशेंट पे 1 लाख रुपए की दवाई लगाना, वो जो आम दवाई से ठीक हो जाता था बीमारी। तो ये माँ बाप को चाहिए कि कम से कम, या इवन बड़ों के लिए भी, खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो एडवाइस करता है प्रॉपर, फिर जरूर दवाई दें बीच में, तो खुद से ना करें।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آج کل بچوں کو فلو ہو رہا ہے, زکام ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے لائٹ سا, اس کے ساتھ سم ٹائمز آپ کو لائٹ سا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, تو گھروں پر مائیں کیا کریں بچوں کو جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ اچھا اس میں ہے کہ اس میں تھوڑی سی میں اور ہیلپ کر دیتا ہوں. اب نا ہماری سیکنڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے یومیو استاد میں, وہاں پہ نا ایک ٹیلی میڈیسن کا شعبہ ہے. اچھا جی, اس کا میں آپ کو شیئر کر دوں گا بعد میں. تو اس میں یہ کہ وہ فون پہ نا یا نیٹ کے ذریعے بھی آپ نے ای میل کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سنتے بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل سنتے ہیں, راؤنڈ دی کلاک. ہمارے چونکہ پیڈیاٹرکس ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں تو وہاں اویلیبل ہوتا ہے ڈاکٹر. اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر سمٹم مائلڈ ہیں جو بھی ہے وہ سپورٹیو کیئر بتا دیں گے. مثلا بخار ہے تو بخار کی ضرورت ہے تو بخار کا پینڈول یا کیلپول کا صحت بتا کتنی مقدار میں دینا ہے, زیادہ کم کر وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے, نیوٹریشن کے حوالے سے گائیڈ کر دیں گے. انڈیو جو میڈیکیشن یوز کرنی ہے یا اینٹی بایوٹک اس سے بچ جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ اگر بچے میں علامت سیریس نہیں ہے بیٹر ہے کہ وہ سورس کو یوز کریں. بہت اچھی بات ہے. تو اس کے بعد اگر وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے, ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی ہے, کہیں اسپتال ابھی بند نہیں ہے, تو پھر ضرور کنسلٹ کریں. تو سیف ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دوسرے تو آپ نے بتایا کہ سیلف پرسکرپشن جتنا اس سے اوائڈ کریں. تو آپ کے قریب میں اگر کوئی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے ریلیونٹ شعبے کا جو بھی ہے, بچوں کا یا بڑوں کا مسئلہ ہے, بہتر ان کو وزٹ کر لیں. ورنہ ہمارے پاس لاہور میں اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں, اگر بڑے بڑے اسپتال چھوٹے بھی اٹھا لیں کوئی 20 کے قریب ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے. تو میرے خیال میں جتنا ایڈوانٹیج لاہور میں ہے لوگوں کے پاس فیسلٹ کرنے کا فری آف کاسٹ, تو وہ کہیں پہ نہیں. صرف کیا انہیں جا کے ویٹ کرنا ہے, میں بھی تھوڑا بہت ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تھوڑا بہت ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ویٹ ہوتا ہے. دیکھیں رش بھی تو زیادہ ہے نا, اس میں پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. جیسے جس طرح وہ ورک لوڈ بھی زیادہ ہے, جیسے کام بھی زیادہ ہے, میکسیمم لوگوں کو یہ ہوگا میو ہے تو سب لوگ میو میں آئیں گے, ہم ان کے قریب میں ساتھ میں سیلری کا ہوگا. الگ ڈیبیٹ ہے, میں تو جسٹ فار فن آپ سے بات کی. تو بہتر ہے کنسلٹ کر کے. ایک تو ٹیلی میڈیسن آپ نے بتایا, آپ اس پر کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی اپنا فیملی ڈاکٹر ہے آپ بالکل وہاں لے جا سکتے ہیں, لیکن خود سے سجیسٹ کر لینا کہ یہ سیرپ یہ میڈیسن یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈائٹ میں بتائیے فلو وغیرہ ہو جن بچوں کو, ان کو ڈائٹ میں کیا دیا جائے جو بہتر ہے ان کے لیے؟ اچھا اس سے میں کہوں گا کہ آج کل ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ہم پہلے بچپن میں ہمارے بزرگ جو کرتے تھے ایکٹیویٹی اسی میں واپس چلے جائیں. مثلا واک کریں, بچوں کو مٹی میں کھلائیں, گھومیں پھرائیں, ٹھیک ہے, ہیلدی فوڈ دیں سارا. تو اسی پہ چلے مائیں بچوں کو کہاں مٹی میں کھیلنے دیتی ہیں, لیکن یہ کہ اب اس پہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا پارکوں میں جائیں تو لوگ بچے آج کل لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ریزن وہ یہ چینج ہو رہے ہیں. تو میں اس میں پھر دوبارہ چلے جاؤں گا کہ ہماری جو نارمل جو ڈائٹ ہیں جو نام کیا ہم یوز کرتے ہیں, مثلا دودھ وغیرہ, گرم دودھ وغیرہ پہلے لوگ اکثر شام کو پیتے تھے سونے سے پہلے, تو بہتر اسی پہ لے جائیں. اسی طرح جیسے آپ نے کہا یخنی وغیرہ اکثر ہمارے یہاں ٹرینڈ تھا, لوگ وہ یوز کر لیتے ہیں. سوپ وغیرہ کی آپشن آ جاتی ہے, ہنی شہد وغیرہ جیسے ہوتا ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. یہ وہ ڈائٹ ہیں جو کہ فلو وغیرہ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ کف میڈیکیشن یا عام میڈیسن وغیرہ کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں میرے سپورٹیو کیئر پہ رہیں. اگر بخار ہلکا سا ہے تو اس کے لیے آج سے ریلیونٹ سیرپ آپ پوچھ کے تو وہ دے دیں بخار کی شربت, تو خود سے اوائڈ نہ دوائیاں نہ یوز کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی فلو کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں چھوٹے بچوں پر. چھوٹے بچوں سے مراد ہے 1 سے 5 ماہ تک کے بچے, بالکل بہت ہی چھوٹے چھوٹے نیولی بورن جسے کہتے ہیں. اب اگر فرض کے طور پہ ان کو فلو ہو جائے بیچاروں کو, تو بڑا مجھے تو بہت ترس آتا ہے. ایک تو نوزی ریڈ ہو رہی ہے, نوزی بند ہوئی ہوتی ہے, نوسٹرلز منہ میں ہوتا ہے, فیڈر سانس نکل نہیں رہا ہوتا, کیا کہیں گے ان کے لیے؟ اچھا ایسے ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو ہوتا ہے مثلا انہوں نے بڑی آسانی رکھی ہے ان کو کچھ چیزوں کے حوالے سے. بس دیکھیں کہ جو الرجی سیزنل الرجی وغیرہ ہوتی ہیں ان بچوں میں جو زکام کے حوالے سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں بشرط کہ ان کی اپنی کلاتھنگ وغیرہ ٹھیک کر دیں. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کپڑے وغیرہ اچھے پہنا دیں جو میں نے مینشن کیے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ناک جو بند ہوئی ہوتی ہے اس کو ناک کو آپ صفائی کر دیں, ٹیشو پیپر لے کے سمپل سلائن کے ڈراپ ڈال کے, ٹھیک ہے, ناک کو اس کے سانس کا عمل بہتر ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ بچہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے, کالپل کو شربت وغیرہ دے دیں, اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. مدر فیڈ پہ آتا ہے, مدر فیڈ زیادہ کرے وہ پروٹیکٹیو ہے, مدر فیڈ کو زیادہ کر دیں اس کے لحاظ سے. اچھا اسی طرح 6 ماہ سے اوپر والا بچہ, یہ تو آپ نے 5 ماہ تک کا ہے نا, اس میں پھر آپ تھوڑی یخنی وغیرہ جیسے آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, وہ آپ گرم شربت تھوڑا تھوڑا کر کے نارمل ہو, گرم نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ دی جا سکتے ہیں. 5 منتھ والے میں تو یہی ہے کہ اس میں سپورٹیو کیئر, مثلا اس کی ناک سانس لینے میں آسانی رہے. سم ٹائم ویکس وہ یوز کرتے ہیں, ویکس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اوائڈ کریں, وہ سم ٹائم اس سے اور زیادہ سانس خراب ہوتا ہے. اچھا یہ آپ ذرا ریپیٹ کر دیں کیونکہ آج کل واقعی آپ کی بات مائی یوز کرتی ہیں جو ویکس وغیرہ ہیں, اس کے دیکھیں اس میں جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے اس سے بغیر خود اور الرجی ہوتی ہے. وہ لگتا ہے کہ اسے ہاں جی آپ کی ناک کھل رہی ہے, لیکن اس کے لانگ ٹرم پرابلم زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اوائڈ کریں. یہ آج کل ہو رہا ہے کہ شروع سے یہی پرابلم پتہ نہیں ہمیشہ سے لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا فائدہ نہیں ہے جو ہم اسٹڈی کہتی ہیں. تو اس میں مین یہ ہے کہ اپنے سپورٹ اس کے سانس کا عمل بہتر کر دیں, بچہ ٹھیک رہے گا.
और साथ में उसके कपड़े अच्छे कर दें, तो बहुत ज्यादा मेडिकल ऐसे बच्चे में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें बेहतर ये कि इतने छोटे नाजुक बच्चे में मैं ये एडवाइस करूंगा अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करके कुछ करें बीच में कंसल्टेशन के बाद। जी, बच्चे डॉक्टर साहब जब नया चलना सीखते हैं या साल के होते हैं या 1+ हो जाते हैं, तो फिर बच्चे जो है आपको पता है कि वो चूंकि नया चलना आता है, नई नई एक्टिविटीज आ रही होती हैं, तो वो चाह रहा होता है कि मैं हर वो काम कर लूं जो मुझे आता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में माएँ उनका ख्याल यकीनन रखती हैं, जैसे कि सर्दी का मौसम है, मौसम अब चेंज हो गया है, बच्चे मेजॉरिटी मैंने देखा है, और इसके अलावा स्कूल गोइंग बच्चे छोटी क्लासेस के, वो जब सोकर उठते हैं बेड से तो डायरेक्ट जाके ठंडे फर्श पे पाँव रख देते हैं, जूते का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं छोटे बच्चे। जी जी। अच्छा, अब तो बड़ा माशाल्लाह एक अच्छा फैशन कह लें, मैं बेहतर वर्ड यूज करूंगा। आपने देखा होगा सॉक्स वगैरह आ जाते हैं, शूज टाइप ना, जो बच्चे बड़े उनमें मल्टी इनके शेप भी बने होते हैं, आइकॉन टाइप भी होते हैं, सोते हुए तो नहीं ना पहनते जैसे बच्चे, तो वो असल में बच्चे ना उनको बड़ा कॉपी करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप वो छोटे बच्चे स्पेशली जो आपने मेंशन किया 1 साल से कम वाले एज है, वो आप रखना है तो बच्चे वैसे शौक पहनते हैं कि हाँ जी मेरा फलाना आइकॉन है, फ्लाइकॉन हो, ये जी स्पाइडरमैन की वो वाली जैसे होते हैं बच्चे की, तो वो एक तो ये है कि डेफिनेटली घर के लिहाज से वो यूज की जा सकती है बीच में। दूसरा आपने देखा है जो अगर कमरा है, कालीन वगैरह का यूज है, कारपेट वगैरह वो आप घर में यूज कर लें बीच में बचत वगैरह, तो फिर आ जाती है। बड़े बच्चों में तो एजुकेशन डेफिनेटली बच्चे कैच करते हैं, अगर आप खुद पहनेंगे तो बच्चे पहन लेंगे, छोटे बच्चों में आपको माओ को थोड़ा अच्छा, ये आप तो बता रहे हैं ना मुझे टेक्निकल सोल्यूशन कि बच्चे को कैसे आपने इस तरफ मोड़ना है, बच्चे को कैसे इस तरफ एग्री करना है। वो बच्चे जो ऐसा करते हैं, ठंडे फर्श पे पाँव रखते हैं, उससे उनको ठंड लगती है। माओ में ये जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था, मैंने कहा था जो ज्यादा एक्सपोज एरिया है ना, फीट हैं, हैंड्स हैं, कानों की लोपी, इनसे ज्यादा बच्चों नाक है, ठीक है, ठंड ज्यादा लगती है, तो होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें अगर बच्चे को आपने अगर गर्म फर्श है फिर तो इतना नहीं होगा, नॉर्मल अगर है तो ठीक है। अगर ठंडा बहुत ज्यादा है, जो कि अक्सर होता है तो उसमें वही है कि बेहतरी है कि माओ को चाहिए कि कम से कम बच्चे रूटीन का पता, बच्चे उठा रहे हैं खुद उठाएं, ना कि बच्चा उठ के आए, ये इस तरफ जरा ध्यान रखना है माओ, ताकि बच्चे को स्पेशली जब बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में जब बच्चा आता है ना, उसको छींके वगैरह आनी शुरू हो जाती है, और जब एक दो बच्चे को ये जुकाम वगैरह होता है तो डेफिनेटली ठीक होने 1-2 दिन लग जाते हैं बीच में ना, तो उसका बेहतरीन प्रिवेंशन ये एलर्जी वाले थोड़ा जल्दी बेहतर हो जाता है, वायरल वाला ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसा आपने मेंशन किया। तो उसमें बेस्ट ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो माएँ थोड़े विजिलेंट हो जाए, बेस्ट यही है बीच में। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, इसके साथ साथ माएँ जो हैं वो माशाल्लाह से अब बड़ी समझदार हो गई हैं, सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, और खुसूसी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का इस पर सफाई पर बहुत खास ख्याल रखते हैं। कोविड ने कुछ सिखा दिया, कुछ वैसे माएँ समझदार हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अक्सर औकात मैंने देखा है कि गर्मियों में नहाना और सर्दियों में नहाना तो है ही, गर्मियों में चूंकि डेली बेसिस पे एक दिन में कई दफा भी नहा लेते हैं और एक दफा तो मस्ट होता ही है। इसी तरह जब सर्दी आ जाती है तो सर्दियों में भी डेली नहाना जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन इसमें आ जाती है सफाई, जैसे हमने कहा निस्फ़े ईमान है, ठीक है, हमारी सेहत तौर पे भी है, तो वो एक हमारे मिथ तो है, डेफिनेटली नहाने से ये फर्क तो कोई नहीं पड़ता, बशर्त कि आपने उसके लिहाज से अपने कपड़े अच्छे सारे। अब उसमें एक थोड़ी सी बात करूँ, होता क्या है, अक्सर वॉशरूम वगैरह खुली जगह पे होते हैं, जब बच्चे नहा के आते कपड़े नहीं पहने होते, ठंडा हुआ होता है साजो इन्वायरमेंट से, जब वो आते उसको ठंड लग जाती है। अगर क्लोज इन्वायरमेंट है, मतलब वॉशरूम अटैच बाथरूम है, और आपने बाद में गर्म कपड़ा शावल यूज किया हुआ सारा पहना के आप अच्छी तरह से फौरन से बच्चे को गर्म कर लें, गर्म कपड़े बना दें, फिर उसके बाद बच्चे को जब आधे घंटे के बाद आप लेके आए खुले इन्वायरमेंट में, तो उससे बच्चा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फिर तो कोई इशू नहीं होता। ये अक्सर रूटीन प्रैक्टिस में शेयर कर रहा हूँ आपसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहा के आप उसको कहीं चलो भाई स्कूल, ये गलत बात है। थोड़ा सा टाइम देते बच्चे को ना, जब बच्चा गर्म हो जाए, बीच में उसकी बॉडी सारे कपड़े गर्म पहन चुका हो तो थोड़ा सा देखे, लेकिन ये कि फॉर इमीडिएट उसमें वेट नहीं होता। सबका होता बच्चा नहा के दूसरा बच्चा नहाने लगा, उसको छोड़ दिया, फिर तो होगा प्रॉब्लम हुआ। तो नहाने में मेरे नहीं ख्याल कोई इतना इशू है, लेकिन मेरी बात है माँ को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आज के भी तो गर्मी में तो इशू नहीं होता, सर्दियों में एहतियात। डॉक्टर साहब, ये क्या किस्सा होता है जो लोग ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं सर्दियों में? ये मुझे आज तक समझ नहीं आती। अरे ये ना ये गर्म क्या चक्कर है? वैसे तो ये कि अगर इसमें थोड़ी डिबेट डिफरेंट चली जाएगी। देखिए ये है कि जो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल जो ताजा पानी आता है, जो तब से आता है, जैसे बोर से, हाँ वो वैसे भी सर्दियों वाला था ऐसे रखे को नॉर्मल से ऐसे लगता है आपको, उसमें इतनी ठंड लगती भी नहीं है, तो बेस्ट तो वही होता है। अब हमारा क्या था, हमारे यहाँ टैंकी से पानी आ रहा था, वो फ्रीज होता है, ठंडा हुआ होता है, तो उसके डेफिनेट बैड इफेक्ट आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म के भी नुकसान होते हैं, तो कोशिश ये करें कि नॉर्मल पानी करके करें। और ठंडे से वो तो हर पर्सन वेरी करता है कि कुछ लोग ठंडे से नहाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा सा पानी हाथ धोते हैं तो ठंड लग जाती है उन्हें, चीखें आना शुरू हो जाती हैं। ये आदत होती है ना कि इंसान अपने आप को किस तरह से ढाला है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो वो डेली की हैबिट है उनकी नहाने की, उनको नहीं मिलेगा तो ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन उनको अगर नहीं नहाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा मदर फीट
हमारे यहाँ मेजॉरिटी मॉडर्न अमियाँ, मॉडर्न माएँ और लड़कियाँ खसूसी तौर पर ये चाहती हैं कि बच्चे जो हैं वो बॉटल फीड पर रहें, मदर फीड ना देनी पड़े। अच्छा, उसके बहुत सारे रीजंस भी ढूंढ लिए हैं खवातीन ने या गर्ल्स अगर कहें तो उन्होंने, कि कहीं जाना होता है कैसे मैनेज करें, या अच्छा नहीं लगता, या आ नहीं रहा, या तादाद कम है, पेट नहीं भर रहा, बहुत से रीजंस हैं। अच्छा, इसमें मैडम बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि इसमें बात करनी थी, अच्छा किया आपने मुझे, ठीक है। पहले देखिए मदर फीड, इसकी मैं थोड़ी सी शुरू करने से पहले, घोड़े क्या कहते हैं, हमारी स्टडी क्या कहते हैं, विद इन हाफ आवर प्रेफरली 1 आवर माँ का दूध ले ले, कोई घुटी छुटी का कंसेप्ट नहीं है। वो जो माँ का दूध होता है फर्स्ट फीड होता है क्लासरूम जिसको हम यूज़ करते हैं, या तो वो ही प्रोटेक्टिव होता है, उसमें इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो सारे बच्चों को शुरू पहले दिन से ही दाफी निज़ाम दे देता है। ये तो पहला हो गया। अगर हम थोड़ी सी इसको आगे करें कि क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा डाटा देखा कुछ अर्सा पहले और रिसेंटली में देखा गया कि हमारे यहाँ ना कोई रफली अगर हम 6 माहों को लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आसानी के लिए, 6 माहों को लें तो उनसे 2 माएँ हैं जो पहले 6 माह में सिर्फ माँ का दूध पिलाती हैं, और इनमें अक्सर ये देहातों की रहने वाली है। अगर हम 6 में से 2 निकाल दी, नेक्स्ट एक माँ वो है जो कि जबरदस्ती डांट डपट की वजह से पिलाती है, जो प्रेशर की वजह से। दूसरी माँ वो होती है दूध तो पिलाती है लेकिन साथ में डब्बे का या कुछ और दूध दे रही होती है, मिक्स कर लेते हैं। एक माँ वो होती है जो बिल्कुल नहीं पिलाती। आसान जो 20% तो माएँ पिलाती नहीं है। अगर हम उठा लें 1000 में से 200 तो माएँ पिलाती नहीं है, तो डेफिनेटली उन बच्चों में फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं कि हमारे फर्स्ट मंथ में जो बच्चों में मौत हैं वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसकी शरम बात ज्यादा है, वैसे भी पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, कोई 49 के करीब 1000 अगर यानी बच्चे माशाल्लाह पैदा हो, उसमें से ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 के करीब बच्चे फौत हो जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा फिगर है। जैसे अब हम लोग एटॉमिक पावर है, हमारे पास हेल्थ सोर्सेज चीजें सारी चीजें काफी डेवलप होनी चाहिए, लेकिन बहुत पीछे है। जैसे हमसे जो अफ्रीकी कंट्री है वो भी काफी आगे चले गए, इवन कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे है ना। तो एक तो ये एस्पेक्ट जैसे आपने कहा। दूसरे जैसे मदर फीड के हवाले से एक मिथ के दूध जी खटा हो गया जी, दूध जी जहर आएगा। अच्छा, होता क्या है कि वो वैसे भी अगर देखे मदर फीड हो ना, कोई भी आप कोड़ा वगैरह कोई उसके ऊपर डालें माँ के दूध के कतरे के, वो एंटीसेप्टिक होता है, वो उसको वैसे किल कर देते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, एंटीसेप्टिक हो तो चाहिए वैसे भी, तो लेकिन उसको उम्मीद तोड़ लेते हैं, वो उतार देते हैं जी, जी इधर जहर हो गया। ठीक है, फलाने बच्चे को ये जहर कहाँ से आ गया, बंदा पूछे कहाँ से पूछे। इसी में अगर हम एक और बात आगे करें, हम मुसलमान है, कलमा गो हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जो उलमा कराम से मैंने सुना है ये पढ़ा, वो ये कि 7 से 8 माहों का दूध पिया है। ठीक है, तो अब 7 माएँ, देखो माँ तो एक थी, तो बाकी उनमें से 2-3 अदाइयाँ थी, कुछ रिश्तेदार थी जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अदब करते थे, माँ की जगह पे लेते थे। इसका एक मतलब ही है, एक ही सोल्यूशन है कि किसी वजह अगर माँ अरेंज नहीं है, माँ अवेलेबल नहीं है, कोई खुदा न खास्ता मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई इमरजेंसी है, तो आप माँ ढूंढें, यानी माँ का दूध कहीं और से लें। अच्छा, गोरों ने इससे एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने क्या किया, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, मदर मिल्क बैंक बना दिए। अच्छा, कि जो माँ का दूध ज्यादा होता है वो वहाँ पे दे देती है, डोनेट करती हैं, सेल कर देती हैं। अब वो बच्चे जिनकी माएँ नहीं होती हैं, वट एवर रीजन हो, तो वहाँ से दूध दे लेते हैं, उन्हें प्रॉपर हाइजीन में ये सारी करके। हम हालांकि मुसलमान हैं, हमारे पे इतनी बड़ी एग्जाम्पल मैंने दी है, तो हम बहुत पीछे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक और मिथ जो अक्सर इसमें वजह बनते हैं, देखिए जो डब्बे वाला दूध है ना, वो अल्लाह ताला ने जो ऐसे हमारे जो बैली होती है इस्लाम में हम कहते हैं उसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा करेंगे वो बढ़ती जाएगी। अब वो पहले उन्होंने हाफ ऑंस किया, 1 ऑंस 2 ऑंस बढ़ता जाएगा। अब जितना ज्यादा होगा बच्चा कंफर्टेबल होगा, 2-3 घंटे बच्चे सोते रहते हैं। ठीक है, वैसे भी जो इसी एज में बच्चे होते हैं वो 15 से 18 घंटे सोते हैं। ठीक है, 24 में से अगर उठा लें, अब उसमें जो बच्चे जागते हैं 8 से 10 घंटे, तो उसमें से अगर आपने एक दो फीड फुल करा दिया, बच्चे 3-4 घंटे से माँ स्कूल में, मेरा बच्चा तरज्जा होगा। ठीक है, उसके वर्षे अगर मदर फीड वाले बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम है, जैसे वो माँ का दूध पीना शुरू करता है उसके दूध हजम होना शुरू हो जाता है साथ, और रफली विद इन हाफ आवर टू 1 आवर में दूध वो हजम कर लेते हैं। ठीक है, अब उसमें एक पता कैसे लगेगा वाकई पेट भरा कि नहीं। अगर बच्चा दूध पीते सो जाता है या कंफर्टेबल है ना, इसका मतलब उसका पेट भर गया था, लेकिन दूध हजम कर लिया, उसका सोल्यूशन हजम कर लिया, तो उसको दूध वही दें दोबारा, ना कि आप दूध चेंज कर दें। ठीक है, अक्सर माँ क्या करती है, पेट नहीं भरता, बुजुर्ग का पुत्र रोंदा पे बच्चा ना, तो फौरन दूध ही डब्बे ला दे, बच्चा उधर बच्चा तो डब्बे दे, तो सोंदा रहता, तेरा बच्चा रोंदा रहता है। हालांकि वो रोना अच्छी बात है, वो तो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उधर डाल देते हैं। उसमें आसान ये है कि माँ अपना दूध बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक है, देखा कि अगर माएँ, अच्छा उसमें मैं बता देता हूँ कि देखिए माँ का दूध बढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो भी लैक्टेटिंग मदर होती है, जो माँ को दूध पिला रही है, तो उसमें उसे अपनी खुराक का 30 से हिस्सा बढ़ानी पड़ेगी जो रूटीन में लेती है। वो 500 से 700 कैलोरी हम अगर कर लें तो वो लिक्विड चीजें बढ़ा दे। समटाइम्स सॉलिड फूड नहीं बढ़ पाती, उसका हम ये कहते हैं कि जब वो फीड कराए ना, कुछ न कुछ 1 गिलास दूध का, पानी का, जूस का कुछ न कुछ पी के फीड कराए, वो उसमें दूध चले फिरेगी, फिर हजम हो जाएगा। एक दूसरी होता है थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। जब देखा गया कि जब वॉक करती है थोड़ी सी रूटीन में, वो खाना हजम जल्दी होता है, इंटेक बढ़ जाती है इंडेक्टली, और इससे इलेक्ट्रिशियन भी अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं। तीसरी बात कहते हैं बॉन्डिंग,
जितना तीसरी बच्चा बात क्या है? बॉन्डिंग, यानी बच्चे माँ की गोद में ना बच्चा ज्यादा देर रखे, जब फीड कराए तो उसको 15 से 30 मिनट के लिए एक टाइम, एक सेशन में फीड कराए, टाइम दे पूरा, ठीक ताकि है। बच्चा जितनी देर ज्यादा चाहेगा उसको अल्लाह ताला रिफ्लेक्स रखे है दिमागी पर, कुछ सिग्नल जाते हैं, दूध ज्यादा उतरेगा। ठीक है। एक और बात, माँ की विल जो है उसकी विलिंगनेस के मैंने इसको फीड कराना है, कुछ और नहीं देना। हाँ। अगर माँ जहनी तौर पे ऐसे पुख्ता हो जाती है ना, जहन बना लेती है, तो वो देखा कि दूध बढ़ जाता है। और सबसे आखिरी बात, जो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर माँ के ऊपर जहनी दबाव में है किसी वजह से, तो दूध वैसे ही बंद हो जाता है। तो ये वो फैक्ट होता है जिसमें देखा गया अगर आप इनको कंट्रोल कर लें या मैनेज कर लें तो माँ का दूध वैसे ही, एक माँ 2 बच्चे पाल सकती है। अच्छा, एक नहीं 2, ठीक है। ट्विंस जो होते हैं ना, एट ए टाइम ट्विंस अगर हो तो माँ कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ कहा जाता है कि एक ही बच्चे का पेट नहीं भर रहा। ये तो मैंने रीजन बताया कि वो बच्चा दूध मांग रहा है तो उसको हम कहते हैं फीडर पे लगा दो, ऐसे ही है। तो इसलिए मदर फीड का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा मेरे ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा और भी हमें एक कदम आगे जाने की जरूरत है। जो इसको जो मेडिसिन फार्मूला होते हैं, ये मेरे ख्याल ये कि इसको जैसे मेडिसिन होती है ना, प्रेस्क्रिप्शन आती है, फार्मूला किसका स्टोर को कितना दिया गया वो पता होना चाहिए, किसको किसको बेचा है उसने, वो प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे मिले, ना कि कोई जाके अपनी मर्जी उठा के ले आए। ठीक है, एज ए मेडिसिन यूज हो, जहाँ पे क्रिटिकल नीड है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी जरूरत है, माएँ अवेलेबल नहीं है, खुदा न खास्ता। ठीक है। एक मैं और चीज थोड़ी सी मेंशन कर दूं, लेकिन जो माँ का दूध है ना, मना नहीं है, खुदा न खास्ता माँ को अगर टीबी भी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं, तो 2 हफ्ते के लिए है, जैसे दवाई शुरू कर ले 2 हफ्ते बाद शुरू करा दें। ठीक है। खुदा न खास्ता अगर माँ को इवन देखा गया अल्लाह की कैसी हिकमत है, कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो ट्रीटेबल है, मतलब इवन के जो एड्स वायरस हम कहते हैं, एड्स में भी गोरे ये कहते हैं जो हमारे वाले कंट्रीज है उसमें माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि देखें माँ का दूध इफेक्ट इतने अच्छे हैं, वो एड्स का रिस्क कम है, एड्स के प्रोफिलैक्सिस या उसके एहतियात की गोली दे देते हैं, माँ का दूध जारी रखते हैं, हालांकि एड्स इतनी बड़ी बीमारी है। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जो कि मैंने देखा बहुत रेयर होती है, मतलब मैंने गिन के 2 या 3 केस देखे अपने 10 साल की प्रैक्टिस में, जिनमें माँ का दूध मना होता है, वो फार्मूले होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो हमें मनवाने लगते हैं, वरना अदरवाइज तो माँ का दूध कंट्रा इंडिकेशन कोई है नहीं। हाँ, सम टाइम ये होता है माँ खुदा जहनी मरीज है, किसी वजह से बीमार हो, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, केयर नहीं कर सकती, वो एक प्रॉब्लम, या खुदा न खास्ता उनकी यानी शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, खुदा न कैंसर है कुछ ऐसा, अदरवाइज कोई वजह नहीं है ना पिलाने की, जो भी वजह है वो सेल्फ कुक्ड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए डॉक्टर कलीम साहब कि हम ये भी सुनते हैं अक्सर औकात कि इस लड़की की 40 इयर्स में शादी हुई है, यानी 40 साल थी उम्र जब शादी हुई, तो अब शादी के बाद अल्लाह ताला ने बरकत डाली, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, अब उस नेमत को बेटे को या बेटी को दूध पिलाने के लिए माँ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि माँ का दूध नहीं उतर रहा क्योंकि उसकी एज बड़ी है, ऐसा दुरुस्त है या ये भी खुद से बनाई हुई बात है? इसमें ये थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दूं कि देखो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा। अगर कोई भी ऐसी यानी खातून जिसका बच्चा भी नहीं है, अगर उसको तो एक्चुअली फीड नहीं करा रही, अगर वो किसी बच्चे को लेके फीड कराना शुरू कर दे, मतलब वो उसको तो अपने किसी बच्चे को फीड नहीं करा रही थी, वैसे ही नॉर्मल थी मतलब, और माँ किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो सकी, अगर वो अपनी शादी से लगाना शुरू कर दे, फीड कराना शुरू कर दे, तो देखा गया है कि उसका दूध भी उतर आता है, तो वो तो माँ है। ठीक है। तो फैक्टर वो वाले जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे में हाँ ये जरूर होता है कि सम टाइम बच्चे की ना हम कहते हैं कि लैचिंग या बॉन्डिंग वगैरह बच्चे की पोजीशन होती है खास, ठीक है, उसके स्टेप्स होते हैं, क्या उसे सीधे से पकड़ा हुआ है, क्या बच्चा उससे शादी से लगा हुआ है, उसमें यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे तो अगर नहीं भी डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि 6 माह की उम्र के जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नरम गजा पे लगा देना चाहिए, तो बताइए कि सबसे पहले नरम गजा में क्या देना चाहिए और क्या टाइमिंग से दुरुस्त है 6 माह? जी अच्छा, ऐसे है कि अगर मदर फीड पे है जी, माँ का दूध पी रहे तो उसमें तो 6 माह तक, बल्कि कुछ लोग कहते हैं आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं अगर एडिक्वेट है, लेकिन 6 मंथ कट ऑफ है। ओके। अगर मदर फीड नहीं ले रहा टॉप फीड पे किसी शरीर वजह से या कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, फिर हम 4 माह पे भी शुरू करा सकते हैं, 4 से 5 माह पे। अच्छा। अगर मदर फीड नहीं, क्योंकि उससे डेफिनेटली टॉप फीड जो दूसरे ले रहे होते हैं उससे प्रॉब्लम और होते हैं, कॉम्बिनेट प्रोटीन एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो थोड़े अर्ली शुरू कर सकते हैं। मदर फीड वाले का तो उससे पहले शुरू करने कोई है ही नहीं। अब दूसरा आपने कुछ नहीं किया था, क्या फीड शुरू करानी चाहिए? देखा गया है कि जो गंदों वाली चीजें हैं ना उनसे कुछ थोड़ी सी एलर्जी देखी गई है अगर जल्दी शुरू कराते हैं, लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखा गया वो कहते हैं 8 माह के बाद आप गंदों वाली चीज शुरू करें, 8 माह से पहले राइस वाली चीजें शुरू कराएं, तो जो चावल वगैरह खिचड़ी वगैरह इतनी बनती है, सब चीजें बन जाती हैं, तो आप करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बनाना आ जाता है, फ्रूट वगैरह मैश करके दे सकते हैं, ठीक है, चावल वगैरह खीर वगैरह बन जाती है, सूजी वगैरह खीर बन जाती है, ठीक है, तो आप मना नहीं है कोई चीज, लेकिन ये प्रेफर ये है कि आप जो राइस सीरियल्स वगैरह वो ज्यादा यूज करें पहले, फिर बाद में आप गन्नों की तरफ ले जाएं, बाकी जो जैसे फ्रूट वगैरह मैश करके वो सारे दिए जा सकते हैं, तो बच्चों को दें। और अच्छा, पानी की जरूरत बच्चे को किस उम्र से पड़ती है कि उसको अलग से पानी अगर मदर की एडिक्वेट फीड है, पहले 6 माह में पानी भी नहीं देना, गर्मी में भी नहीं,
माँ अपनी फीड ज्यादा कराए, बेशक गर्मी है, गर्मी भी है चाहे, ठीक है, अगर मदर फीड एडिक्वेट है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर माँ किसी वजह से कम फिर दे सकते हैं, लेकिन फिर वो बात है कि पहले 6 माह में तो देखा कि अगर माँ अपना दूध पिला तो जरूरत नहीं होती, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद डेफिनेटली बात है पानी एक बेसिक कंपोनेंट है, अगर आप उसमें पानी बच्चा अगर मांगता है तो आपने देना चाहिए, ठीक है, 6 माह के बाद दिया जा सकता है, मना नहीं है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर मदर फीड है तो मदर फीड ही सफिशिएंट है, ठीक है, बाकी ये डेफिनेटली उसमें यूज किया, लेकिन बात ये है कि पानी कौन सा देना चाहिए। अब हमने देखा है कि बात है, तो अब पानी भी अगर थोड़ी सी हम इसीलिए आज से बात कर लें कि देखिए पानी हमारे पास आपने देखा होगा एक तो पानी है कि जब तक मुंह तक जाएगा तो पानी डिफरेंट सोर्स से आएगा, वो बर्तन में डालेंगे, हाथ उसको लगेगा, जो पानी से आपने किसी फिल्टर प्लांट से कहीं से लिया, नल से लिया, क्या वो पानी साफ है भी कि नहीं, और ज्यादातर पानी गंदा आता है। वो देखा कि 50% जो घरों के पानी लिए गए हैं ये में फिल्टर प्लांट के उनमें से कंटेमिनेटेड थे या ऑर्गेनिज्म थे, तो वो जरासीम से पाक नहीं थे। अब आधे जो हम कहेंगे अगर हम 50% घरों का पानी जो है वो सेफ नहीं है, साफ नहीं है, उसको बॉयल करके दिया जा सकता है, ये आपको अच्छा सोर्स है जहाँ आपको श्योर हो कि बाकी पानी ये क्लीन है बीच में, तो पानी साफ होना चाहिए, इम्पोर्टेंट अगर जब भी देना पड़े तो पानी मना कोई नहीं है। ठीक, जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पानी को आपने अगर तो आप मिनरल वाटर दे रहे हैं तो वो तो बात बहुत ही जबरदस्त है ना, अगर आप पानी को खुद से साफ कर रहे हैं उसको बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करने के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा पानी पीते हैं, उन्होंने कितना पानी पी लेना है। माएँ जो है वो अक्सर सिल्वर में बॉयल कर रही होती है, कुछ माएँ स्टील में बॉयल कर रही होती है, विच इज बेटर? अच्छा इसमें ये जो जैसे आपने कंसेप्ट दिया सिल्वर और स्टील का, तो देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, तो जो अवेलेबल बर्तन है, इशू ये है कि क्या जो पानी बॉयल किया वो बॉइलिंग बाकी बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ, जब वो कहते हैं उबल रहा होता है ना, हम कहते हैं मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, वो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं जो अगर सही तरह से, लेकिन उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, टेस्ट तो चेंज होना है क्योंकि उसमें सारे जो नमकियात होते हैं वो निकल जाते हैं बीच में, ठीक है, कंटामिनेशन वैसे भी हमें आदत पड़ जाती है पानी पीने की ना, तो उसमें एक यूजली यूज जो करने वाले जो हमारे स्टील के बर्तन जो हम यूज करते हैं वो बेटर है, उन्हीं में यूज करें, कोई नुकसान नहीं उसमें। ठीक है, यानी कि पानी जो है उसको बिल्कुल बच्चों को दें, लेकिन साफ पानी बच्चों को दें। पानी की वजह से देखा जा रहा है डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस और टाइफाइड लास्ट ईयर की हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा हुआ। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? अच्छा ऐसे है कि इसमें भी फिर पैटर्न देखा गया, जो हमारी कच्ची आबादी है या ओवर क्राउडेड एरिया जहाँ पे पानी के इवन फिल्टर प्लांट तो लगे हुए हैं लेकिन डेफिनेटली प्लांट की मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो देखा गया लोग तो ये शौक खुश हो रहे थे कि हाँ जी हमें पानी साफ मिल रहा है, तो वो वहाँ के इवन के पिछले 2 साल पहले के मेरी स्टडी में देखी थी कि कोई 90 के करीब फिल्टरिंग प्लांट के सैंपल लिए गए, उनमें सबके सब पॉजिटिव आए, ये तो 1.5-2 साल पहले क्या है, ठीक है, मे बी रिसेंट पास में बेहतर हो गई, तो खैर वो ये कि माँ बाप ये बिलीव करते हैं कि पानी साफ है तो वो पिलाते रहते हैं कि फिल्टर का पानी पिला रहे हैं, हालांकि डेफिनेटली वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लाइक जो 50% देखा गया कि पानी साफ नहीं होता। टैप्स को देखें, पाइप्स को देखें तो अगर ग्रीन पूरी लेयर करें कि वो उसका वाकई वो चेंज होते कि नहीं, जो फिल्टर हम यूज करते हैं पाइप वगैरह में, अगर मेंटेन हो रहा फिर तो ठीक है, वरना तो बॉयल करें। एक अब जैसे आपने कहा हेपेटाइटिस का, ठीक है, बच्चों में हेपेटाइटिस ए और बी ज्यादा होता है, ए ज्यादा होता है, तो इवन खवातीन में हेपेटाइटिस ए और ई वगैरह, ठीक है, बी ज्यादा हो जाते हैं। तो पिछले अरसे में सिर्फ बच्चे नहीं है, गायनिक शोबे में, ठीक है, उसमें भी सारा बड़ों में भी हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा फैला। हमने यहाँ तक देखा कि अगर फैमिली मेंबर 10 हैं उन 6 से 7 लोगों को डिफरेंट टाइम में हुआ, ठीक है, तो वो सोर्स एक ही था, चूंकि वो एक ठीक हो गया दूसरे को जैसे मैंने कहा ये वायरल डिजीज है, मोस्टली सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है, बहुत कम में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो देखा गया कि पूरी फैमिली में आई। तो इसमें एक तो ये कि काबिले पर इलाज है, यानी काबिले बचाव है, उसमें क्या है, एक तो पानी का हमने बात की है, दूसरा हैंड हाइजीन, अगर हाथ साफ करें अच्छी तरह से हम जब यूज कर लें, दूसरे की हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, वो 1 साल के बाद यूज 2 टीके लगते हैं 6 महीने के वक्त से, वो अवेलेबल है, वो लगवाई जा सकती है। टाइफाइड की अब एक अच्छी बात आ गई है, नई वैक्सीन आ रही है, वो 6 माह के बाद दी जा सकती है, 2 साल वो आप दे सकते हैं, बाकी हाइजीन में तो है ही है साथ में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल के माहौल को, हालात को, कोविड को सामने रखते हुए बच्चों के हवाले से हमारी जो माएँ हैं, जो माएँ बनने जा रही हैं, जो माएँ बन चुकी हैं, उनको क्या गाइडलाइंस देंगे कि बेसिक्स क्या हैं जिनका ख्याल रखना है? लेकिन इसमें अगर कोविड के हवाले से हम बात करें तो उसमें बेहतरीन हाल ये है, कोशिश करें पहले प्रेफरेंस से बच्चा घर पे रहे, ठीक है, इवन कि उसको जो प्ले या खेलने कूदने के लिए भी बच्चों के साथ गैदरिंग में ना भेजें, ठीक है, और कोशिश ये करें कि जो रूटीन विजिट होता है मिलना जुलना फैमिलियों का वो कम से कम रखें, ठीक है, जैसे गैदरिंग वगैरह वो अवॉइड करें, ठीक है। अब जब बच्चे को अगर पार्क वगैरह में या इवन के मॉल वगैरह में कोशिश करें वहाँ पे ना जाए, घर में एनवायरमेंट क्योंकि रश होता है। जी, इसमें एक चीज और बीच में कर लें कि अगर आपने बाहर भेजना है, जैसे मैंने कहा, तो उसमें बेहतरीन वही है कि बच्चे को एजुकेट करेंगे तो फासला रखें, दूसरा मास्क यूज करें, ठीक है, जैसे स्कूलों में भी है, जहाँ भी है वो जरूरी है तो भेजना। और तीसरी आखिरी बात न्यूट्रिशन,
अच्छी खुराक सीजन के लिहाज से हम डिस्कस किया तो उनको बच्चों को अच्छी रखें ताकि पहली बात तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ना हो और किसी बच्चे को हो भी तो वो जल्दी से ठीक हो जाए और अस्पताल की जरूरत ना पड़े। तो इन समराइज करके तो यही फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो सारी के सारा आपने तरीकाकार बताया है ना कि माओं को कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर साहब बताया जाए हमारे पेरेंट्स को, बड़ों को जो बच्चों को हैंडल करते हैं, मेजॉरिटी ये देखी गई है कि अगर बच्चे को 19-20 कोई प्रॉब्लम फील भी होता है तो खास ध्यान भी नहीं दिया जाता, जिससे अक्सर औकात मामला बिगड़ भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल के दिन है, फ्लू की बात मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज में की कि फ्लू बच्चों का हो रहा है। अब उस फ्लू का ध्यान नहीं किया, वो बिगड़ गया, 7 से 8 दिन हो गए, उसमें टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर के बाद बात आगे से आगे जाती गई, फिर जाके थोड़ी बहुत माँ को होश आती है, अब डॉक्टर के पास में चले जाऊं। ये माहौल ज्यादातर देही इलाकों में है, लेकिन ऐसा है, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ये है कि देखिए जैसे आपने काफी दफा मेंशन किया, आपने खुद भी मेंशन किया, जो हमारे यहाँ ना डिले, हम कहते हैं डिले डायग्नोसिस या डिले रेफर, डिले ये बड़ा काम खराब, ये काम करते हैं। बेहतर है कि बच्चों में ना वो वाला वेट ना करें। बुजुर्ग बड़ा होता है, पैंडोल की टेबलेट दे दी, सवेरे जाके चेक करा लेंगे, नहीं, आप बच्चे जैसे ही आपको कोई लगे प्रॉपर सर्टिफाइड कोई भी डॉक्टर है उनको चेक कराएं, थोड़ी ट्रैवलिंग कर लें, बच्चे पे रिस्क ना ले। पहली बात है ये सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। दूसरी बात है कि कोशिश करें, हाँ गवर्नमेंट ने हमारे हर लेवल पे ना 5 से 6 किलोमीटर टेरिटरी में अस्पताल होता है, ठीक है, ये जरूरत है। मॉर्निंग में अगर पेरिफेरी में चले जाए BHUs होते हैं, बेसिक 5 से 6 किलोमीटर टेरिटरी में होते हैं, वहाँ जाकर डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, उनको चेक करा लें, फिर उसको मेडिसिन दें। एक तो ये हो गया। जैसे कि घर में अगर हम वैसे देखें तो हाइजीन वगैरह के वाले से वैसे बच्चे की अलामत होती है, कुछ हम कहते हैं डेंजर साइन, मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर वो आए तो फौरन चेक करा लें। अगर बच्चा मुसलसल खाना छोड़ दें, ले ही ना। अच्छा, ये आप तमाम अलामात बता रहे हैं, कोई भी बड़े ध्यान से जरा अलामात सुनिएगा जी डॉक्टर। अच्छा, ये जो खतरे की अलामत कहते हैं कुछ बीमारी की हो सकती है, जनरल हम 4 अलामत हम लेते हैं। अगर बच्चा खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें, फौरन अस्पताल जाएं, ये डॉक्टर को दिखाएं। अगर बच्चा मुसलसल उल्टियां कर रहा हो, एक उल्टी नहीं, बार बार जो दे रहे हैं निकाले जा रहे हैं, फौरन अस्पताल जाएं। अगर बच्चे का होश नॉर्मल जो एक्टिविटी कर रहा था बच्चा, उससे हट के बच्चा बिल्कुल गुनूदगी में चला गया, लेथार्जी में पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा, व्हाटएवर एज, उसको तो फौरन अस्पताल में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। आखिरी बात, अगर बच्चे को आपके लगे बच्चे का झटके पड़ रहे हैं तो उस सूरत में घर पे नहीं रखना। ये 4 अलामत है जिसमें फौरन ही आपने करीबी डॉक्टर या यानी कि वो वजह कोई बीमारी हो सकती है। ये सब में कॉमन चीजें मैंने बताई हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह फिर मसले कम होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वॉमिट वाली बात जो आपने कही है, ये भी लास्ट डेज में बहुत ज्यादा देखा जा रहा था कि बच्चों में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा था। यानी हम इसे अगर डायरिया कहें तो शायद मैं दुरुस्त बात कह रही हूँ कि डायरिया हो गया था, लेकिन वॉमिटिंग से बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा वीक भी हो जाता है, और आपको पता है कि जब कुछ हजम ही नहीं हो रहा, फौरन से निकल रहा है, तो बच्चे पे क्या बीत रही है। जैसे मैंने कहा ना, ये हम कहते हैं डेंजर साइन, डेंजर ये खुदा न खास्ता जान को खतरा डाल सकती है, वोमिटिंग उनमें से एक अलामत है। ठीक है, देखिए जब अगर बच्चा वोमिट कर रहा है, बार बार कर जा रहा है, वो दवाई तो ले नहीं पाएगा, आप कोई भी देंगे, तो उस सूरत में उसके बेहतरीन हाल है कि उसको कंसल्ट कर लें, उसको मसला क्या है, अगर उसको ड्रिप इंजेक्शन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, अस्पताल में हो जाए, अंडर सुपरविजन हो। ये वो बच्चे होते हैं जो घर पे रखना अनसेफ है, घर पे मैनेज नहीं हो सकते, वोमिटिंग मुसलसल होना, बार बार होना, इमरजेंसी है, फौरन अस्पताल में चेक करें, उसमें वेट नहीं करना। वोमिटिंग वजह बहुत सारी हो सकती है, मतलब बच्चे को बुखार है, उल्टी करेगा, बुखार ठीक, वोमिटिंग रुक जाएगी, ठीक है। अगर आपने जैसे डायरिया की बात की, अगर पेट खराब है, मोशन बार बार लगे हुए हैं, उसमें वोमिटिंग हो जाती है, तो आप ठीक करेंगे तो वोमिटिंग रुक जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों में बिल्कुल रिस्क ना लें, फौरन से बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम लगे प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर से चेक कराएं, कोशिश करें करीब के महल्ले के डॉक्टर, वरना करीबी अस्पताल से। एक बात, दूसरे कोविड के हवाले से पर बहुत ज्यादा गैदरिंग से अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर कलीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।